आप लोग बनाएंगे ना, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी ये सब काम आएगा, बिकॉज रहोगे तो इसी फील्ड में ना, तो कम से कम अच्छा। अपने जो बैचमेट है उनसे तो कांटेक्ट में रहना ही चाहिए, क्योंकि बैचमेट के साथ अलग जो कम्युनिकेशन है वो रहता है। तो आज जो टॉपिक है वो ट्रेड के ऊपर है, और जैसा आपको जो टाइटल है वो इंटरनेशनल ट्रेड है, यानी कि जो ट्रेडिंग है, रिटेलर होलसेलर हम लोगों ने देखा है। अब अगर जो ट्रेडिंग है, जो बिजनेस है, वो एक्सपेंड होता जाए, एक्चुअली होता क्या है, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज बनी है, जैसे मैनकाइंड फार्मा का नाम सुना है आपने? नहीं सर। नहीं। फार्मास्यूटिकल है, सन फार्मास्यूटिकल्स है, वेल नोन, ऑर्गेमिथन। ये वेल नोन है। शिवांशु और मयंक भी आ गया। तो ये वेल नोन कंपनीज हैं, और इनका अगर आप स्टार्टिंग देखें तो मार्केटिंग फील्ड से हुआ है। जैसे मैनकाइंड जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, अभी इसके बहुत सारे फॉर्मुलेशन प्लांट हैं, बहुत सारे जो एपीआई प्लांट हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इंडस्ट्रियल विजिट में गए थे आप लोग कोई से? मिथुन गया था। नहीं सर। नहीं गए? तो मिथुन गया था सर, मिथुन गया था। जाना चाहिए एक्चुअली, उसमें आपको जो एक्सपोजर है वो देखने को मिलता है कि कैसे इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं, कैसे एक प्रोडक्ट तैयार होता है, और फिर आप जैसे शॉप लगाओगे या जो भी आपका बिजनेस रहेगा उसमें उस प्रोडक्ट के साथ कैसे डील करते हो। तो एटलीस्ट उससे क्या है, एक सिंसियरिटी वर्क के अलॉन्ग जनरेट होती है। तो फार्मास्यूटिकल फील्ड में आप लोग देखेंगे बेसिकली दो टाइप के प्लांट हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे स्लाइड में। तो एक एपीआई प्लांट है, एक फॉर्मुलेशन प्लांट है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि जो एक्चुअल ड्रग मॉलिक्यूल है, जो सॉल्ट फॉर्म में है। तो एक तो उसके प्लांट है जो यानी कि ड्रग मॉलिक्यूल ही बनाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि रिएक्शन चलते रहते हैं, रिएक्टेंट है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, जो कैटलिस्ट है वो डाला, और डिफरेंट फेजेस में ड्रग मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। एक ही रिएक्शन में एक स्टेप में बन जाए तो अदरवाइज क्या होगा कि अब जितनी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होती है उतना ही बड़ा स्ट्रक्चर आता है, और वैसे ही फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच होते जाते हैं। तो इसलिए 4-5 स्टेज का या 3 स्टेज का, 2 स्टेज का एक प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टर में रिएक्शन चलता रहता है, और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल बना है, और बना है तो कितना प्योर बना है, और फिर उसके हिसाब से उसका जो फिल्ट्रेशन है, ड्राइंग है, ब्लेंडिंग है, वो प्रोसेस होता है जो आप लोग फार्मास्यूटिक्स में देखते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये एक्टिव सॉल्ट के साथ, एपीआई के साथ। नेक्स्ट जो प्लांट है वो फॉर्मुलेशन प्लांट है, यानी कि जो सॉल्ट आपका ड्रग मॉलिक्यूल तैयार हो गया उसका आप लोग या तो टैबलेट बनाएंगे, या कैप्सूल बनाएंगे, या पेरेंटल बनाएंगे, इंजेक्टेबल्स, या कोई आई ड्रॉप बनाएंगे, ऑइंटमेंट बनाएंगे, लोशन बनाएंगे, सनशन बनाएंगे। तो जितने भी आपने डोजेस फॉर्म पढ़े हैं वो उसके अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब सब कुछ तैयार हो गए, सारे जो प्रोडक्ट बन गए, तैयार हो गए। अब आपका जो ड्रग स्टोर है वहां पर बात आती है कि आप होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जो प्रोडक्ट है वो आपके जो शेल्फ है वहां तक आता है। तो उसका जो पाथवे बड़ा लंबा है। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की पूरी टीम है, वो लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, आपसे कंसल्ट करते हैं, आपको बताते हैं ये जो डॉक्टर हैं यहाँ पे इनका जो जो प्रिस्क्रिप्शन है आएगा, और उसके हिसाब से आपका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, हर किसी में वो लोग हेल्प करते हैं। तो नेटवर्क जितना स्ट्रांग रहेगा आपका काम उतना ही स्मूथली चलेगा। और उसमें कहीं पे एक्चुअली क्या होता है कि जो बिजनेस होता है ना उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहीं पे एक बार आपने जो पैसा लगाया वो फंस गया, उसका स्मूथ जो रनिंग है वो नहीं हो पाया, तो ये सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम होती है। और इसके चलते आप दूसरा काम भी नहीं कर पाते, और जो काम चल रहा है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो मनी का जो सर्कुलेशन है वो स्मूथ होना चाहिए, ये बिजनेस का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है वो आ गए और उनका सेलिंग स्टार्ट हुआ। अब जो सेलिंग है
वो जो रिटेल काउंटर्स हैं वहां पर भी कम सेलिंग नहीं होता है। आप जो सेलिंग है, एक्चुअली जो मार्केटिंग जो एस्पेक्ट है, मार्केटिंग जो एरिया है, वो किसी भी प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा मनी गैदरिंग एरिया है। सबसे ज्यादा जो मनी का सर्कुलेशन होता है वो मार्केटिंग में होता है। मार्केटिंग में अगर आप लोग देखेंगे तो इस फील्ड में इतने बड़े बड़े लोग हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो लोग बड़े लार्ज स्केल पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट को देख रहे हैं, क्योंकि कोई एक ही प्रोडक्ट के ऊपर सब डिपेंडेंट नहीं है, और नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे हैं। तो वो स्टार्टिंग हमेशा एक से ही होगी, यानी कि जो आपके स्किल्स जो डेवलप करेगा वो एक प्रोडक्ट से होगा, और फिर आप उसको दूसरे जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर लगाएंगे तो सेलिंग में इंक्रीमेंट होता है। तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो इंटरनेशनल लेवल तक जा सकती है, और लोग बाग ऐसा यहीं से भी करते हैं। यानी कि जो रिटेल है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, अगर आपने उसके ऊपर अपनी जो पकड़े बना ली है, आपकी सेलिंग बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे आप लोग इतना स्टॉक अपने पास में कर सकते हो कि आप बाहर उसको एक्सपोर्ट कर सके। क्योंकि जाना तो एक प्रोडक्ट को ही है। अब या तो जो कंपनी है, जो प्रोडक्शन प्लांट है, वहां से वो सीधा जाए, या फिर होलसेलर के पास से जाए। तो जाएगा उसके पास में जिसके पास में वो बल्क क्वांटिटी में होगा, और जो जो प्राइस है उसमें जितना भी जो कंपनसेशन है वो सामने वाला कर पाए। बिकॉज जितना भी हमारा फील्ड है वो बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो प्राइवेट फील्ड है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट्स के प्लांट भी हैं, बट जितने जो प्राइवेट प्लांट हैं बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो सर्कुलेशन ऑफ मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाहर के जो नॉर्म्स हैं उनको जो जो भी फुलफिल कर पाएगा उसी का प्रोडक्ट बाहर जाएगा। तो मान लीजिए कि प्लांट ने वो प्रोडक्ट तैयार किया है, वो भी उस लाइन पे जा सकता है, बट आपके पास स्टॉक है। अगर आप वेयर हाउस अगर सही ढंग से मेंटेन कर रहे हैं आप, तो हो सकता है कि एक जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज्यादा आ रही है, अब उसका स्टॉक आपके पास है, तो आपके पास से वो प्रोडक्ट जाएगा। अब वो डोमेस्टिक मार्केट में भी जा सकता है, और आपके पास अगर कोई डिमांड वो ऐसी है तो वो एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो अब एक्सपोर्ट जो लेवल है उसके ऊपर अगर बात करें तो आपको डिफरेंट जो ड्यूटीज हैं, जो लाइसेंसिंग है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कस्टम्स है, और इवन जो उस प्रोडक्ट को लेके वहाँ के नॉर्म्स हैं उसको भी फुलफिल करना होता है। हालांकि जो फार्मास्यूटिकल फील्ड है उसमें अगर आप लोग चेक करेंगे तो हर जगह नॉर्म्स इंटरनेशनल लेवल पर ही मेंटेन करने होते हैं। बिकॉज जो प्लांट होते हैं वो भी WHO, FDA अप्रूव्ड प्लांट होते हैं। तो यानी कि जो फार्मास्यूटिकल फील्ड है वो इंटरनेशनली ही कंट्रोल किया जा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है या यहाँ के जो नॉर्म्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो तो फॉलो करने ही है, बट वो सब भी जो नॉर्म्स ट्रांसफर हुए हैं वो इंटरनेशनली ट्रांसफर हुए हैं। ICH जैसे कुछ अथॉरिटीज हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेल नोन, US FDA यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो जितने भी फूड आइटम है, ड्रग आइटम्स हैं, उन सबको कंट्रोल करता है FDA। और जितने भी प्लांट हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, API प्लांट है, फॉर्मुलेशन प्लांट है, तो उन सारे प्लांट में क्या होगा, CGMP गाइडलाइन फॉलो होंगी, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। यानी कि जो भी काम हो रहा है वो इंटरनेशनल जो पैरामीटर है उसको फॉलो करते ही हुआ है। इसलिए इसमें ज्यादा कुछ इशू भी नहीं होता, बिकॉज जो डोमेस्टिक मार्केट में है वो इंटरनेशनल मार्केट का ही प्रोडक्ट है। अब इसके कुछ गाइडलाइंस हैं, हम लोग देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन है, फिर इसका हर गाइडलाइन का जो डिटेल पार्ट है वो भी देखना है आप लोगों को। तो ट्रेड जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया,
इससे पहले हम लोगों ने ट्रेड एंड एक्टिविटीज करके जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी हमने देखा था। तो ट्रेड का मीनिंग क्या है? बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जैसे शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आ जाता है व्हाट इज ट्रेड। तो मनी का ट्रांसफर इसमें हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बाइंग, सेलिंग या एक्सचेंज। तो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बाइंग, सेलिंग, या आपको वेयर हाउस में भी डाल रहे हो आप, ठीक है, वहां पे भी रेंट दे रहे हो, ठीक है ना। बट जो मूवमेंट हो रहा है वो मनी का हो रहा है। द ट्रेड मे बी डिस्क्राइब्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटी। यानी कि जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर तो डिपेंड नहीं है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर देयर, लेकिन हर एक प्रोडक्ट का इतना पोटेंशियल है कि जब उसकी डिमांड आएगी तो फिर बल्क में सिंगल प्रोडक्ट जाएगा। और जो ट्रेड है वो कमर्शियल एक्टिविटी का एक न्यूक्लियस है, यानी कि इसी के अराउंड सारा बिजनेस चलता है, जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में भी देखा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वो सारी जो एक्टिविटीज हैं वो ट्रेड की एक्टिविटीज। इट डज नॉट हाउएवर इंक्लूड फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एटसेट्रा। यानी कि जो एक्टिविटी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं उसमें भी इसको फोकस नहीं करेंगे। द ट्रेड इज जनरली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू ब्रॉड कैटेगरीज, यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड होगा या इंटरनेशनल ट्रेड होगा। डोमेस्टिक का मतलब या इंटरनल का मतलब, जैसा कि हम लोग रूटीन वे में करेंगे, यानी कि जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो इंटरनल जो ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में है यहाँ पर। तो जो डोमेस्टिक है दो टाइप से ही चलेगा, रिटेलर है वो अपना काम कर रहे हैं, होलसेलर है वो अपना काम कर रहे हैं। पर ये जो काम चल रहा है वो एक प्रोडक्ट को अगर फोकस करें हम, बिकॉज जो डिमांड आएगी, जैसे हम लोग मान लीजिए आपने शॉप स्टार्ट किया है और आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो फिर बिजनेस की ग्रोथ तो होगी, जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे थोड़ी रहेगा, आगे जाएगा। अगर आपने मेंटेन किया है, लॉस नहीं हो रहा है आपको, जो प्रॉफिट है निकाल रहे हैं आप, तो धीरे धीरे बिजनेस में ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है। बिजनेस एक्चुअली क्या है कि सबसे ज्यादा मनी बिजनेस में माना जाता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन को माना जाता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इसमें ग्रोथ का कोई लेवल नहीं है, इसका इज द लिमिट। यानी कि अगर जो पैरामीटर है सही चल रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी, और ऐसे कई एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इसलिए जब ग्रोथ होने लगेगी तो बिजनेस का एक्सपेंशन होगा, जो एक्सपेंशन होगा उसके लिए फिर आपको आगे जाना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए कि वेयर हाउसिंग पे बात आई कि आपका जो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है उसका बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर सेल चल रही है, ओटीसी उसका सेलिंग अच्छा है, तो फिर आपने उसके लिए स्टॉक एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ा, वेयर हाउसिंग की बात आई, तो फिर जैसे आप स्टॉक ज्यादा रखेंगे कोई भी एक चीज का, तो आप धीरे धीरे होलसेलर बन ही गए। अगर कोई आपके वो पास वाला स्टॉक दे सकते हैं। तो इसलिए मेरी जो प्रॉपर्टीज है, दिनेश के यहाँ से ट्रेन निकलने लग गई है, पता नहीं क्या चल रहा है ना। तो इसलिए धीरे धीरे होलसेलर की साइड बिजनेस ट्रांसफर होगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, आप उसको रोक नहीं सकते और आपको ग्रोथ के साथ चलना होता है। जो नहीं चल पाएंगे तो आप रुक जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ को मेंटेन करना होता है। जो टाइम है वो चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ डिमांड आती है, अगर आप उसको फॉलो कर पाएंगे तो वो चीज आगे जाएगी। बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो अपॉर्चुनिटी वो नहीं आई, मेंटेन नहीं कर पाए वो एक अलग बात है। तो इसलिए होलसेल जो ट्रेड है फिर धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन होता है। तो इंटरनेशनल जो लेवल पे बात हो रही है वो इसीलिए बात हो रही है क्योंकि यहीं से आपका जो मार्केट है उसमें आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो सामने आएगा कि एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपकी कमांड है। तो जिसके पास वो स्टॉक में होगा, स्टॉक में उसको वही रख पाएगा जिसका सेलिंग सही चल रहा है, क्योंकि जो एक्सपायरी डेट है
वो भी तो हम लोगों के साथ है। तो एक्सपायरी डेट से पहले सारा जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट करना है। और जो स्किल होता है सेलिंग का, वो रिटेलर के पास ही होता है। अगर आप सीधा होलसेलर के पास जाएंगे, या जो आदमी ने बिजनेस स्टार्ट किया वो सीधा होलसेलर बना है, तो फिर स्किल डेवलप नहीं हो सकते सेलिंग वाले। वो भी वो रिटेलर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। बट जो रिटेलर से होलसेलर बना है वो ऑलरेडी स्किल के चलते बना है। तो अगर उसकी स्किल है तो वो तो वापस ग्रोथ करेगी। स्किल एक्चुअली क्या होता है कि एज के साथ फिजिकली हो सकता है कि वीकनेस आ जाए, बट मेंटली स्ट्रांग होते जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस। तो फिर वर्क का जो एक्सपेंशन होता है, तो आप पीपल्स को हायर करते हैं, उनको जॉब देते हैं, और फिर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। आकाश पारे तो कुछ कहना चाहता है क्या? अनम्यूट कर लो, अनम्यूट हाँ कर। सर। बोलो बोलो। सर ये जैसे आपने बोला रिटेल, और रिटेल के लिए होलसेल में जाना जरूरी है। हाँ, सर रिटेल का अगर कोई अपन को डॉक्टर नहीं मिला, मतलब मेन जैसे हॉस्पिटल नहीं मिला रिटेल के लिए, और कोई डॉक्टर नहीं मिला, तो प्रॉब्लम नहीं होगी रिटेल मेडिकल डालने के लिए? देखो ये जो क्वेश्चन है इसका मैं आपको ऐसे ऐसे वो एग्जांपल बताऊंगा कि जो ड्रग स्टोर है वो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर्स और इन सब रिक्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड करे। अभी जो न्यूट्रास्यूटिकल है उसका ऐसा मार्केट चल रहा है कि हर किसी को वो वेल नोन है प्रोडक्ट, जितने भी जो प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो उन सब जो प्रोडक्ट है उनके लिए कहीं कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आपको केवल एक गैप देखना होता है, या इस चीज को फाइंड आउट करना होता है कि रिक्वायरमेंट कहाँ किसकी कब आने वाली है। बिजनेस भी इसी स्किल के ऊपर डेवलप करता है कि जिस एरिया या जिस नेटवर्क में आप हो, उस नेटवर्क में डिमांड किस चीज की है। क्योंकि डिमांड तो जनरेट होती है, रिक्वायरमेंट तो आएगी। तो जो पहले वो क्लिक कर लेगा, या उसके पास स्टॉक है, तो वो धीरे धीरे वो सप्लाई कर रहा है, पर कंटिन्यूस सप्लाई कर रहा है, तो उसकी सेल फिर ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए केवल जो एक प्रोडक्ट है उसकी हेल्प से स्टोर चलते रहते हैं। बहुत ज्यादा वो प्रोडक्ट देखने को वहां पे मिलता है कि शॉप जब आपने लगाई है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो आपको रखने होंगे। और वो हो सकता है कि आपकी जो शॉप है वहां से नहीं निकल रहा हो, तो आप अपने नेटवर्क को यूज करके दूसरे की शॉप से उसको निकाल सकते हैं, और एटलीस्ट नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन पे। बट जो सेलिंग में आ जाता है प्रोडक्ट, उसकी सेलिंग फिर आपको बढ़ानी होती है। तो वही एक्चुअली शॉप को चलाने के लिए आपको एक क्लिक देगा कि जो प्रोडक्ट की सेल बढ़ती जा रही है, डिमांड जनरेट होती जा रही है, उस चैनल को आप पकड़ लें। मार्केटिंग जो चैनल है आगे हम लोग देखेंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे भी ये बात सामने आती है। क्योंकि जब तक एक प्रोडक्ट का गैप फाइंड आउट नहीं होता है, तो वो प्रोडक्ट मूव नहीं करेगा। जो मनी है वो तो बाद में मूव करेगा ना, पहले तो जो प्रोडक्ट है वो मूव करना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट मूव करेगा उसके लिए डिमांड कहाँ है वो फाइंड आउट करना होगा। उसी लिए सारा जो नेटवर्क है वो काम में लगता है कि जनरेशन कहाँ हो रहा है। तो डॉक्टर्स की हेल्प से हो रहा है और हॉस्पिटल्स की हेल्प से हो रहा है, और इस्टेब्लिश होगा। टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो टाइम टेकिंग ये चीज नहीं है। बिकॉज आप जो भी स्टार्ट करोगे उसमें टाइम तो देना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में टाइम हमेशा ज्यादा ही लगेगा। और स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि पूरा ही टाइम इसमें जा रहा है। ये तो बिजनेसमैन जो हैं आप लोग उनसे ये जान सकते हैं। एक्चुअली इसलिए क्या होता है कि मार्केट में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है। स्टार्टिंग में अगर आप एक शॉप भी आपने स्टार्ट किया है, तो आप लोग जो सिटिंग है वो प्रॉब्लम करती है कि सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक अगर आपको ही बैठना है, तो एक दिन बैठ गए, 8 दिन बैठ गए, 20 दिन बैठ गए, 1 महीना बैठ गए, 2 महीना बैठ गए, 1 साल पूरा बैठ के बताओ, 2 साल बताओ, 3 साल बताओ। तो मिनिमम 5 ईयर तो प्लानिंग होती है। जो बजट आता है वो भी वो 5 ईयर के हिसाब से आता है।
तो 5 ईयर तो अगर आपका स्टार्टिंग फेज है तो 5 ईयर तो हर के ही निकालना पड़ता है। इंडस्ट्री में भी आप जॉब कर रहे हैं तो 5 ईयर मान के चलिए, जॉब जहां पे भी स्टार्ट होगा मिनिमम टाइम पीरियड 5 ईयर का तो आप लोग मान के चलिए। तो इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, स्किल्स को डेवलप करना होता है, जो एक्सपीरियंस है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं दैट इट इज ऑल्सो नोन एज द डोमेस्टिक ट्रेड एंड इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद इन द कन्फाइंस ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ नेशन। यानी कि इसका मैक्सिमम जो एक्सपेंशन है वो कहाँ तक है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है नेशन की, यानी कि एक पर्टिकुलर जो कंट्री है उसी में ये ट्रेड चलेगा जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। यानी कि एरिया वाइज ये चीजें डेवलप होंगी। जो मार्केटिंग फील्ड है उसमें भी अगर आप लोग जाएंगे तो एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर और टेरिटरी जो मैनेजर है, इस टाइप से पोस्ट होती है उनकी। तो ये सब पोस्ट भी इसी थीम से जनरेट की गई हैं और स्पेसिफिक एरिया को पकड़ना होता है, बिकॉज जो डेवलपमेंट होगा वो एरिया वाइज ही होगा। और डेवलपमेंट के लिए लोकलाइट को ही क्यों चूज किया जाता है, ये भी तो पॉइंट है कि मान लो अभी हम लोग इलेक्शन की बात करें तो पार्टी तो कोई सी भी हो, बट जो भी आती है वो देखती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में वेल नोन जो पर्सन है वो कौन है, सोशल इमेज किसकी ज्यादा अच्छी है, सोशल वर्क में कौन इन्वॉल्व है। यानी कि ट्रस्ट, लोग जहां ट्रस्ट करेंगे वहीं वोट देंगे। अब सही गलत काम तो हर किसी का देखा जाएगा, बट स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ट्रस्ट से होती है। तो ऐसे ही बिजनेस लाइन में भी है, जो भी शॉप आपकी है तो आपके पास एमआर क्यों आएंगे, क्योंकि आपकी शॉप से वो प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ रही है, और वो बढ़ेगी क्यों, क्योंकि आपका सोशल नेटवर्किंग अच्छा है। तो फैक्टर्स तो वही काम करेंगे जो ऑलरेडी काम करते आए हैं, बट धीरे धीरे जनरेशन होगा और टाइम टेकिंग तो है ही प्रोसेस। अब हम लोग बात करें कि अगर आपकी बाउंड्रीज एक्सपांड कर दी जाए, जैसे ग्लोबल बात करें, हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की बात करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इट इज द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स, सर्विसेज across international borders and territories। तो यहां पर क्या होगा कि जितना भी गुड्स है, कैपिटल है, सर्विसेज है, अक्रॉस द बाउंड्रीज आप लोग सेल करना चाह रहे हैं। मतलब ऑलरेडी स्टेट वाइज आपका जो मूवमेंट है स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और आपके पास स्टॉक के स्टाफ होते जाते हैं, होलसेलर लेवल पे काम करते हैं, तो बड़े बड़े वेयर हाउस रखते हैं, अगर आपका नहीं है तो रेंट पे रखते हैं। बस आपको चैनल को पकड़ना होता है। एक्चुअली क्या होता है कि सारा काम आप भी नहीं कर सकते, नेटवर्क का काम है पूरा। तो नेटवर्क में आपको की रोल प्ले करना होता है भाई। एक्चुअली जो बिजनेस जो सेटअप किया आपने, हम लोगों ने स्टार्टिंग में फार्मास्यूटिकल जो मैनेजमेंट पढ़ा था वो इसीलिए पढ़ा था बिकॉज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन, ये पैरामीटर्स हैं। तो प्लानिंग तो आपकी है, अब जो प्लान आपने बनाया है उसके हिसाब से आपने ऑर्गेनाइज किया है, उसके हिसाब से आपने स्टाफिंग की है। तो आपके जो नेटवर्क है आप उसको स्टाफिंग लेके चलेंगे। आप अपने आप को वो ऐसा नहीं मान सकते कि जब रिक्वायरमेंट आई तो आप साइड में हो गए। फेस तो आपको करना पड़ेगा, जो की रोल है वो तो आपको आपका ही मान के चलना पड़ेगा। किसी की हेल्प आप ले सकते हो, किसी की जो एडवाइस है वो टाइमली लो, बट फेस आपको करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्लानिंग ग्रो करेगी, और अगर उसमें और भी वो की रोल प्ले करने वाले मिल जाते हैं तो ग्रोथ फिर वहां से स्टार्ट होगी कि जो फैक्टर आप काम कर रहे हो वैसे ही 3-4 लोग और हो गए, तब तो ग्रोथ होनी है। तो इसीलिए जो पार्टनरशिप है हम लोग इसमें देखने वाले हैं आगे। तो एक कंप्लीट नेटवर्क के थ्रू जब काम होगा वो तब जाके जो कैपिटल, गुड्स या सर्विसेज हैं वो अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स या टेरिटरीज होती हैं। और ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे सोनी का आप वो एग्जांपल है, जापान की कंपनी है सोनी। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं आज से नहीं आ रहे, 30 ईयर 40 ईयर से आप लोग मान सकते हो।
और फिर हम लोगों की जो फार्मास्यूटिकल फील्ड है, फाइजर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फाइजर इंडिया, जो बीकासुल कैप्सूल आता है, तो वेल नोन कंपनी है। और जब पता चला कि ये बाहर की कंपनी है, इंडिया में बिजनेस करना है, तो स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट है बाहर से आता था, जो बाउंड्रीज थी वहां से केवल जो प्रोडक्ट है उसको लिया जाता था। फिर प्लांट यहीं सेटअप हुआ, यहीं के जो पर्सन्स हैं उनको हायर किया गया, जॉब वो लोग कर रहे हैं, और फिर फाइजर इंडिया हो गया। तो ऐसे ही यहाँ के जो लोग हैं, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल, सन फार्मा, तो यहाँ के लोगों ने बाहर प्लांट डाले। अगर आप अभी सन फार्मा की साइट पे जाएं तो उन्होंने जो जो इंटरनेशनल जो नेटवर्क है वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया, उसके बारे में बहुत अच्छे उन्होंने कनेक्शंस बता रखे। तो वो एक प्रोडक्ट के थ्रू हुआ, जब उनको पता चला कि उस पर्टिकुलर कंट्री में उसकी डिमांड है, सप्लाई हो नहीं पा रही है, क्योंकि सारा काम वो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी कंपनी सारा काम नहीं कर सकती। तो ये अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है और उसको आप लेके चलो आगे। तो फिर उन्होंने वहां के प्लांट को हायर कर लिया और अपना जो प्रोडक्ट है वहीं पे वो बनवाने लग गए। जरूरी नहीं है ना कि पूरा स्टार्टिंग से काम किया जाए, कि आप प्लॉट लोगे फिर प्लांट का कंस्ट्रक्शन कराओगे फिर ये होगा, प्लांट हायर कर लो आप। ठीक है, तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे बाउंड्रीज एक्सपांड होती हैं, बट नेटवर्क के थ्रू काम होता है और फुल्ली फोकस्ड वे में होता है। इसको हम आगे देखते हैं। Many pharmaceutical companies are marketing their product to overseas country. जैसा हम लोगों ने बात किया, मैनकाइंड, सन फार्मा वेल नोन एग्जाम्पल है इस चीज के। तो इनके प्रोडक्ट ओवरसीज जाते हैं। While exporting the pharmaceutical product to other countries, among other thing, the following condition must be satisfied. अब कुछ कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करना होता है, या एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करते हैं तो उसके चलते भी कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। जो पैकेजिंग है, कि मान लीजिए कोई चीज वो डोमेस्टिक ट्रांसफर करना है, तो हमको पता है कि थोड़े देर का होगा ट्रांसपोर्टेशन, फिर जो है वहां पर जब प्रोडक्ट आ जाएगा तो उस टाइम पे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपको पता है कि लॉन्ग रन है तो उसके अकॉर्डिंग ही पैकेजिंग होनी चाहिए, और जो ट्रांसफर है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसलिए फिर कुछ जो चीजें हैं वो चेंज होती हैं। कंप्लीट फॉर्मुलेशन में चेंज नहीं होगा, एपीआई में चेंज नहीं होगा, एक्सीपिएंट में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट जो आपने बनाया है वही रहेगा। ठीक है, अगर भी ऐसा कोई जो डेटा है, अब क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई जो एक्सीपिएंट है वो कहीं पर बैन किया हुआ है, हालांकि इसको अब जब आप देखेंगे तो वो इंटरनेशनली कुछ चीज़ों को बैन किया जाता है, बट फिर गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, लाइसेंसिंग है, कि गवर्नमेंट एक कंट्री उसको मान रहा है, एक कंट्री उसको नहीं मान रहा है। ठीक है, तो फिर उसके चलते कुछ जो वेरिएशन होते हैं, तो वो माइनर है केसेस, और तब जाके फिर फॉर्मुलेशन के लेवल पे स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाता है। जो पैकेजिंग है वो तो देखना ही होगा कि शिप से वो प्रोडक्ट जाएगा, प्लेन से प्रोडक्ट जाएगा, ओवरसीज जाना है, कितनी क्वांटिटी में जाना है। क्वांटिटी यहाँ पर मैटर करती है, बिकॉज अगर जो प्रोडक्ट है बाहर जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, टन्स। एक्सपोर्ट आइटम मस्ट बी क्लियर बाय फूड एंड ड्रग अथॉरिटी FDA ऑफ द कंट्री कंसर्न। तो FDA एक्चुअली एक इंटरनेशनल बॉडी है, हर कंट्री में इसका ऑफिस है, जो कस्टम ड्यूटीज हैं और ये सब हैं। तो ये सब अपने जो चार्ज शीट है और जो रिक्वायरमेंट है, जो पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर प्रोडक्ट को देखती है और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है, उसके बाद ही वो लोग उसे पास करते हैं। द क्लिनिकल डेटा ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड। जो क्लिनिकल डेटा है, मान लीजिए सन फार्मास्यूटिकल है, इसने अपना कोई प्रोडक्ट ओवरसीज सेलिंग के लिए दिया,
तो जब ऑलरेडी यहाँ पे मार्केटिंग उसका सही चल रहा है, उसके बाद ही वो डेवलप हुआ और वो बाहर गया, तो उसके लिए जो डेटा है ऑलरेडी रहेगा ही, उसको फिर फाइल में अटैच किया जाता है और आगे दिया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फॉर्मुलेशंस अगर आप देखें तो हम लोगों ने जैसे बात किया, तो मेनली दो टाइप से कंसर्न किया जाता है, एपीआई के और एक्सीपिएंट के हिसाब से। एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसका परसेंटेज प्योरिटी कितना है। अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कुछ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट सप्लाई की दवा आती है, तो कभी कभी वो इशू आ जाता है कि वो काम नहीं कर रही है या उसका रिस्पॉन्स लो आता है, ठीक है। और जो ब्रांडेड है, अगर वो गवर्नमेंट सप्लाई में मिलती है तो भी वैसे ही काम कर रही हैं, और मार्केट से आपने परचेज लिया तो भी वैसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जेनरिक जो हो गया है कि डॉक्टर सॉल्ट लिखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन निकाल के देते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कंपनीज हैं वो अपने जो पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हैं, और यही सेम चीज एक्सीपिएंट के लिए है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल तो हर किसी का है ना। एक्सीपिएंट का रेंज आपको पता ही है, बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सीपिएंट एक फॉर्मुलेशन में यूज हो रहे हैं। अब हर एक का जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है वही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अभी जितने भी जो वेल नोन जो फॉर्मुलेशन है, वेल नोन जो कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट जो ओवरसीज में जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी रिस्पॉन्स अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो इसके बाद का जो पार्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, और यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग क्वेश्चन रेज कर सकते